हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड. सो गाइस, आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के इस सेशन के अंदर इनकम टैक्स के 5 चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगा. ठीक है. और रिवाइज मैं ऐसे कराऊंगा ये मानते हुए कि आपको आता है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा आपने नीचे कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स के अंदर उसका आंसर साथ साथ लिखना है. क्लियर है? यस सर. तो स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर हम लोग करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा करेंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट, देन करेंगे हम चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फिर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, और लास्ट में अगर समय बचा तो फिफ्थ चैप्टर में कराऊंगा पेनल्टी. अदरवाइज 4 चैप्टर तो कंफर्म मैं कराऊंगा ही कराऊंगा. क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है जी. अब ये चैप्टर जो है ना जस्ट एंड जस्ट 5 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे. ध्यान से सुनना. क्या देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज पे ना सेक्शन 13A लगता है बेटा, और सेक्शन 13A में क्लियरली लिखा हुआ है कि वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग उनकी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. उनकी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्या क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस. इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम पॉलिटिकल पार्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसकी इनकम में ये 4 इनकम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कंडीशंस को फॉलो करे तो. क्लियर है? तो अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं आइए एक एक करके पढ़ते हैं जरा. पहली कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि पॉलिटिकल पार्टी शुड मेंटेन बुक्स. अब ये बुक्स कैसी होनी चाहिए? तो उसने बोला बुक्स को आपने मेंटेन करना है इस तरह से सो दैट ये हेल्प कर सके एओ को, असेसिंग ऑफिसर को, कि वो आपकी इनकम को क्या कर सके? डिड्यूस कर सके. क्लियर है? सो पॉलिटिकल पार्टी शैल मेंटेन बुक्स इन सच अ वे दैट इट कैन हेल्प एओ टू डिड्यूस इनकम ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी. दूसरा, लॉ कहता है कि जो आपने बुक्स बनाई हैं उनका आपको ऑडिट करवाना है फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है. तीसरा लॉ कहता है कि आपको अगर कोई भी डोनेशंस, अगर आपको कोई भी अमाउंट ऑफ डोनेशंस एक्सीडिंग 20,000 रिसीव होती है, अगर आपको कोई भी डोनेशन 20,000 से ज़्यादा रिसीव होती है तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा हर उस डोनर का जिसने आपको वो डोनेशन दिया था. एक्सेप्शन है इसमें. एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपको डोनेशन रिसीव्ड हुई है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसका मतलब अगर डोनर आरबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर आपको डोनेशन दे रहा है तो उस केस में फिर आपको उस पर्सन की रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आपको पेमेंट करता है तो आपको एक कंप्लीट डिटेल उस पर्सन की रखनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड वो अमाउंट जो था एक्सीडिंग क्या था? 20,000. क्लियर है? यस सर. फिर इसी तरह से अगर कोई अमाउंट ऑफ डोनेशन 2,000 से ऊपर है, 2,000 से ऊपर है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपको ये पैसा या तो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट या फिर आपको थ्रू एनी ईसीएस मोड, ईसीएस के थ्रू लेना है, थ्रू एनी बैंक अकाउंट, या फिर आपको ये पैसा थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड ही एक्सेप्ट करना है. यानी कि 2,000 से ऊपर अगर आप कैश एक्सेप्ट करते पाए गए तो आपको बेनिफिट ऑफ सेक्शन 13A नहीं दिया जाएगा. क्लियर है? यस सर. इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को सेक्शन 139(4)B के अंदर जो रिटर्न भरनी होती है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई भरनी पड़ेगी. ड्यू डेट ऑफ आरओआई भरनी पड़ेगी. इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन्होंने अपनी रिटर्न टाइमली नहीं भरी तो याद रखना तो भी इनको सेक्शन 13A में जो ये हम बोल रहे हैं कि ये इनकम आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. क्लियर है? इसके अलावा जो भी ट्रेजरर होगा, जो भी ट्रेजरर होगा किसका? इस पॉलिटिकल पार्टी का, उसको एवरी ईयर एक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखनी होती है.
ठीक है ना, पब्लिक डोमेन में उसको क्या रखनी होती है, एक रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, और अगर ऐसा नहीं करा गया तो भी उनको जो बेनिफिट दिया जा रहा था सेक्शन 13A का वो उनको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? एंड दैट्स ऑल विद टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैं रिपीट करूंगा 2 मिनट के अंदर। पहला, पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है सेक्शन 13A में, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन 13A में क्लियरली लिख दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी की इनकम कैलकुलेट करते समय इनकम फ्रॉम आईओएस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, उनको बुक्स बनानी होंगी, कुछ एटलीस्ट इतनी किताबें बनानी पड़ेंगी जो हेल्प कर सके एओ को उनकी इनकम को डिड्यूस करने के लिए। दूसरा, उन किताबों का ऑडिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीसरा, एनी कंट्रीब्यूशन अगर उनको 20,000 से ऊपर मिलता है अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड, तो क्या उसकी पूरी डिटेल उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, और 2,000 रुपये से ऊपर का कंट्रीब्यूशन अगर उनके पास आता है तो क्या वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या थ्रू ईसीएस मोड आना चाहिए, यस प्लीज, या फिर थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड आना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंटली इनको जो रिटर्न भरनी थी क्या वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई भरनी पड़ेगी, यस। एंड लास्ट, जो भी ट्रेजरर है या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी को क्या जो रिपोर्ट फर्निश करनी होती है एवरी ईयर, क्या वो फर्निश करनी पड़ेगी। क्या सबको क्लियर? यस सर। चलिए, तो आई एम वेरी श्योर पॉलिटिकल पार्टी का हमारे को पूरा समझ आ गया है। वेरी गुड। अब ऊपर लिखेंगे टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है जी, वेरी सिंपल। देखिए इंडिया में ना इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, देखिए इलेक्टोरल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है, टू रिसीव द कंट्रीब्यूशन एंड देन टू डिस्ट्रीब्यूट द कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब जो भी पर्सन कंट्रीब्यूशन देना चाहता था टू द पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली टू द पॉलिटिकल पार्टी, वो कैसे दे सकता है, थ्रू इलेक्टोरल ट्रस्ट भी वो डोनेशंस दे सकता है। क्लियर है? यस सर। तो अब यहां पर क्या हुआ, जितना भी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड किया जाएगा बाय द इलेक्टोरल ट्रस्ट, क्वेश्चन ये था कि क्या वो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम मान ली जाएगी, या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी वो इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, या उसको हम लोग इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके लिए बनाया गया सेक्शन 13B। अब सेक्शन 13B क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या लिखता है, इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट शेल नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा एनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि रिसीव्ड किया जाएगा बाय द इलेक्टोरल ट्रस्ट। इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा एनी कंट्रीब्यूशन जो कि रिसीव्ड बाय द इलेक्टोरल ट्रस्ट इफ अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को पूरा करे तो। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि 95% ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इट, जितना भी कंट्रीब्यूशन इसने रिसीव करा होगा उसका एटलीस्ट 95% क्या इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्या समझ आ गया जी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहली कंडीशन। बच्चा कहता है सर 5% का क्या होगा, तो देखिए रिमेनिंग 5% इसको कहा गया कि तुम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रख सकते हो, लेकिन रख सकते हो, उसमें से जितना खर्चा हो गया, जो सरप्लस बचेगा क्या वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आंसर इज यस। तो इनको क्या बांटना होता है, 95% ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड प्लस एनी सरप्लस, अगर इनके पास पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो भी इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी होता है। क्लियर है? यस। प्लस इसको फंक्शन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी। अब बच्चा कहता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से रूल बनाती है, वैसे आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं अगर उसको ये बेनिफिट चाहिए तो। कंडीशन नंबर 1 लिख लीजिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो रिसीव करेगा डोनेशंस
वो रिसीव करेगा डोनेशंस नंबर 1 सिर्फ इंडियन सिटीजन से। याद रखना, इलेक्टोरल ट्रस्ट कैन नॉट रिसीव एनी डोनेशन फ्रॉम एनी पर्सन जो कि सिटीजन ना हो। दूसरा, वो डोमेस्टिक कंपनी से भी ले सकता है, ठीक है जी, वो फर्म से भी ले सकता है, HUF से भी ले सकता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल से भी ले सकता है, जो कि एक ऐसा ग्रुप जो विद इन इंडिया है। तो इन लोगों से ये डोनेशन ले सकता है, वो भी इन एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ठीक है, या डायरेक्टली टू इट्स अकाउंट, इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूशंस को। क्या यहाँ तक क्लियर? यस। याद रखना, इलेक्टोरल ट्रस्ट कैन नॉट रिसीव्ड डोनेशंस, कैन नॉट रिसीव्ड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन सिटीजन्स, फॉरेन एंटिटीज या एनी अदर ट्रस्ट। क्लियर है जी? इनसे ये डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो मेरा क्वेश्चन है, इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम को, यानी कि जो भी, सारी इनकम नहीं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन को इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। शर्त क्या है? अगर उसका 95% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसको? टू द एनी शेयर, सॉरी एनी पॉलिटिकल पार्टी अलोंग विद सरप्लस, यस, प्लस उसको फॉलो करना होगा रूल जो कि लेट डाउन किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दी, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। और उन रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट कैन गेट कंट्रीब्यूशन ओनली फ्रॉम दीज पीपल, दीज सोर्सेस, एंड वो भी थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, या थ्रू ECS मोड। ठीक है जी? ठीक है सर, खत्म हो गया सर, इलेक्टोरल ट्रस्ट भी खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं, लिख लीजिए। जो डोनर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी प्लस इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट करता है, उसके लिए लॉ ने क्लियर कर दिया कि उनको 80 GGB 80 GGC में मिलता है डिडक्शन। उनको क्या मिल जाता है? डिडक्शन। क्लियर है? यस सर। तो पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट सेक्शन 13A 13B, क्या मैं लॉक कर सकता हूँ? यस सर, पूरा समझ आ गया। अब लिखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर लिखना सबने, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको आते हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा था। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है? तो याद रखिएगा, चैरिटेबल पर्पसेस क्या होते हैं? इट वॉज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 15। सेक्शन 2 क्लॉज 15 में बताया गया what is actually the meaning of the term charitable purpose. What is the meaning of the term charitable purpose? पहली बात तो आपको ये समझना है कि चैरिटेबल पर्पसेस की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 15 में दी गई है, इट इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है ना? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और जिसमें ये लिखा गया कि चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो पहले तो इसमें याद रखिएगा, रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अगर आप कोई भी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशंस करते हैं तो वो भी आएगा, मेडिकल रिलीफ भी आएगा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, एजुकेशन रिलीफ, रिलीफ टू पुअर, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वेरी गुड, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लेकिन फिर लॉ ने क्या कहा कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को हम चैरिटेबल नहीं मानेंगे। याद रखना, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को हम चैरिटेबल नहीं मानेंगे अगर उसमें इंक्लूड होता पाया गया एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, जहां पर आप कोई फी या सेस चार्ज करते पाए गए। मैं रिपीट करूंगा, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। कब? अगर उसमें क्या इन्वॉल्व होती पाई गई? कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस से जुड़ी थी, या रेंडरिंग एनी सर्विसेज टू ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस, जहां पर फी या सेस आप चार्ज करते पाए गए, अनलेस आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो एक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं फॉर द पर्पसेस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की थी, और उससे जो भी पैसा आएगा शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट, शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट।
अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे पेपर में आएगा ये। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो जरा। मान लो एक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है, और मान लो वो एक एक्टिविटी भी कर रही है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है, ट्रेड कॉमर्स बिजनेस की हो रही है, जिसमें वो फी या सेस भी चार्ज कर रही है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये सारी बातें हो रही हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि वो चैरिटेबल है या नहीं, कैसे टेस्ट किया जाएगा। मान लो उसकी टोटल जो रिसीट्स हैं, टोटल जो रिसीट्स हैं उस चैरिटेबल संस्था की, मान लेते हैं वो है 50 लाख रुपए, ठीक है जी, ठीक है। और मान लो रिसीट्स फ्रॉम दैट एक्टिविटी जिसमें वो क्या कर रहा है, ट्रेड कॉमर्स बिजनेस कर रहा था, उसकी वो आ रही है 12 लाख रुपए। तो अब मुझे बताओ ये चैरिटेबल है या नहीं? नहीं है, नहीं है। बताओ क्यों? लॉ ने क्या कहा, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल रिसीट्स का। अब टोटल अगर 20 थी तो 20 का 20% 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और ये कितना है 12 लाख। तो सर सॉरी, ये चैरिटेबल पर्पस में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर ये एग्जैक्ट 10 भी होता ना तो भी चल जाता। एक्सीड नहीं होनी चाहिए टोटल रिसीट्स से 20%, अप टू 20 तक चलेगा, लेस होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, ये पेपर में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, बताओ जनरल पब्लिक यूटिलिटी चैरिटेबल नहीं होगी अगर, कंडीशन नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी जिसमें क्या हो रहा है, ट्रेड कॉमर्स बिजनेस या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू ट्रेड कॉमर्स बिजनेस फॉर फीस सेस एटसेट्रा, एंड अमाउंट 20% से ज्यादा था, अमाउंट 20% से ज्यादा था। क्या क्लियर है? हाँ, अगर ये अब 20% एक्सीड ना करता और आप ये प्रूव कर देते कि इस एक्टिविटी का भी मेन पर्पस क्या हमारा मेन ऑब्जेक्ट अटेन करना था, तो फिर हम इसको चैरिटेबल बने रहने देते। क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सबको मालूम होगा कि चैरिटेबल संस्था को बेनिफिट कैसे दिया गया था, मैं आपको याद कराता हूँ। सेक्शन 11(1) में हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अगर कोई चैरिटेबल संस्था को कोई भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय दैट ट्रस्ट होती है तो उसको हम 2 पार्ट में पहले ब्रेक कर देते थे, ठीक है ना। उसमें हम पहले लिख देते थे, इन केस अगर कोई कॉर्पस डोनेशंस आई हैं। सर व्हाट इज कॉर्पस डोनेशंस? कॉर्पस डोनेशंस वो अमाउंट होते थे जो आपने रिसीव करे थे विद स्पेसिफिक डायरेक्शन कि उसको आपने कैसे यूज करना है। तो हम इसको इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब एनी अमाउंट ऑफ कॉर्पस डोनेशन रिसीव बाय सच ट्रस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम। तो अब मुझे बताओ, कॉर्पस के अलावा जितनी भी अदर इनकम्स थी उस पर आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनेंगे। 15% तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है। मान लो अगर आपने 100 लाख रिसीव करे थे जिसमें से 20 लाख कॉर्पस था, तो 20 लाख को तो वैसे ही बाहर कर दिया, बचा कितना, 80 लाख। 80 लाख में से क्या 15% हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता था, बिल्कुल, कितना, 12 लाख। बचा कितना बेटा, 68 लाख, यानी कि 85%। अब 85% के लिए लॉ ने हमें ये कहा था कि अगर इसको भी हम लेस कर देंगे, अगर ये अप्लाइड कर दिया जाए फॉर द पर्पसेस जिन पर्पसेस के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल याद है। 15 तो वैसे ही लेस हो जाता था, 85% भी लेस हो जाएगा टू द एक्सटेंट जितना हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पसेस जिसके लिए ये ट्रस्ट बनाई गई थी, एंड दैट शुड बी इन इंडिया ओनली, दैट शुड बी इन इंडिया। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि अप्लाई का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे। अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज करा, क्या ये अप्लाइड है? यस। अगर मैंने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन करी, क्या ये अप्लाइड है? यस। अगर मैंने किसी अन्य संस्था को, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो क्या ये अप्लाई है? यस। लेकिन इसमें भी याद रखना, अगर आपने जो डोनेट करा था एज कॉर्पस करोगे तो ये अप्लाइड नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब आपने जब किसी दूसरी संस्था को डोनेट करना है तो इट शुड नॉट बी एज कॉर्पस डोनेशन, इट शुड बी एज अ जनरल डोनेशन, तभी वो अप्लाइड माना जाता है। क्लियर है? अगर आपने एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया तो फिर ये अप्लाइड नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था, और कौन सा था? कैपिटल एसेट हो गया। हाँ, अगर आपने कोई रेवेन्यू खर्चे करे होंगे तो क्या वो भी अप्लाइड माना जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने इन सभी पर्पसेस में मिलाकर 30 लाख इस्तेमाल कर लिया, अभी भी कितना बचा हुआ है? 38 लाख। क्या बचा हुआ है? 38। तो तमीज तो ये कहती है कि इस 38 लाख पर क्या इस चैरिटेबल संस्था को
टैक्स देना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन अब लॉ ने यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी। क्या रिलैक्सेशन दी? जिसको हमने नाम दिया था डीम्ड अप्लाइड। क्या नाम दिया था? डीम्ड अप्लाइड। अब ध्यान से सुनेंगे लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है अगर 85% में से अभी भी कुछ अमाउंट अप्लाई नहीं हो पाया तो उसे डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। उसे डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। उसके लिए दो बातें बताई गई, ठीक है जी। पहला, अगर तो इफ इट कुड नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट वॉज नॉट रिसीव्ड। रीजन आपको बताना पड़ेगा कि आप अप्लाई क्यों नहीं कर पाए। अगर तो आप इसलिए नहीं अप्लाई कर पाए क्योंकि वो अभी तक आपने रिसीव नहीं करा था, तो लॉ कहता है ओके फाइन, आपको क्या करना है, ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई आपने क्या करना है, सुन लीजिए, आपने असेसिंग ऑफिसर को ना एक डेक्लरेशन फाइल करनी है। एक डेक्लरेशन फाइल करनी है और आपने उस डेक्लरेशन में ये लिखना है कि मैं इसलिए उसको अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसको रिसीव नहीं करा था, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसको अप्लाई कर लूंगा। किस ईयर में? इन द ईयर जब वो रिसीव्ड होगा, या फिर इन द सक्सीडिंग ईयर ऑफ द ईयर इन विच वो रिसीव होगा। मतलब अगर वो 2021-22 में रिसीव हुआ, या तो मैं उसको 21-22 में अप्लाई कर लूंगा या 22-23 में अप्लाई कर लूंगा। ऐसी आपको डेक्लरेशन देनी होगी। तो क्या वो अमाउंट को भी डीम्ड अप्लाइड मानते हुए माइनस कर दिया जाएगा और वो आपको टैक्स नहीं किया जाएगा। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब दूसरा केस, अगर मैं ये कहूं इफ कुड नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू एनी अदर रीजन, अगर किसी और अन्य रीजन की वजह से ये अप्लाई नहीं हो पाया है, तो यहां पर हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लेना। यहां पर लॉ कहता है कि उस केस में भी आपको डेक्लरेशन फाइल करनी होगी एओ को ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, और इसे आपको खर्च करना होगा इन द नेक्स्ट ईयर। क्या आपको इसको अप्लाई करना होगा इन सक्सीडिंग ईयर? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। तो इसको हमने पढ़ा था, डीम्ड अप्लाइड का केस पढ़ा था। लॉक कर दे? यस सर। अब इसमें एक पॉइंट मैंने आपको और पढ़ाया था, वो क्या था सर? अगर चैरिटेबल संस्था किसी का कोई खर्च कर रही है तो उसको ध्यान रखना है कि 10,000 से ऊपर की पेमेंट, क्या जैसे पीजीबीपी में हम लोग 10,000 से ऊपर की पेमेंट जब भी करते थे तो क्या वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इस तरह से करते थे, अदरवाइज हमें बेनिफिट डिडक्शन का नहीं मिलता था। वो यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई रेजिडेंट को पेमेंट करी है और टीडीएस नहीं काटा जिस पे टीडीएस कटना था, तो जैसे वहाँ पर 30% डिसअलाउ होता था, क्या यहाँ पर भी हमारा 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, उसे नॉट अप्लाइड मान लिया जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हमारा सेक्शन 11(1) फिनिश। समझ आ गया सर? फटाफट से मेरे पीछे पीछे 11(1) बोलना सबने। 11(1) में हमने क्या पढ़ा सर? 11(1) में आपने ये कहा कि कोई भी चैरिटेबल संस्था अगर कोई भी उसको इनकम होती है अदर देन कॉर्पस तो उसका 15% लेस हो जाएगा, 85 भी लेस हो जाएगा, टू द एक्सटेंड वो उसको अप्लाई करेगी। बिल्कुल सही। अगर अप्लाई नहीं कर पाई तो वैसे तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन देते हुए उसको डीम्ड अप्लाइड बना सकती है? उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? डेक्लेरेशन ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई टू दी असेसिंग ऑफिसर, और आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। अगर इसलिए अप्लाई नहीं करा क्योंकि आपको रिसीव नहीं हुआ था, तो लॉ कहता है ओके फाइन, देन यू हैव टू अप्लाई इट इन द ईयर व्हेन रिसीव्ड होगा या फिर इन द नेक्स्ट ईयर। और एनी अदर रीजन में क्या आपको इसको नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा। लॉक कर दूं? यस सर। सर अप्लाई का क्या मतलब होता है? एसेट खरीदना, यस। रीपेमेंट करना, यस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यस। डोनेशन टू एनी अदर संस्था, यस, बट अदर देन कॉर्पस। कम ऑन, अदर देन कॉर्पस। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ये भी हमें समझ आ गया। फिर इसके बाद हमने सेक्शन 11(1)(a) पढ़ा था। मैं याद कराता हूँ क्या। अगर मान लेते हैं कि कोई चैरिटेबल संस्था के पास कोई कैपिटल एसेट पड़ा हुआ है जिसे वो यूज्ड कर रही थी अपने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, और कल को वो कैपिटल एसेट जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है और हमें कैपिटल गेन हो जाता है, तो अब क्वेश्चन ये था क्या वो कैपिटल गेन पे छूट मिल सकती है? आंसर इज यस, छूट मिल सकती है।
कितनी छूट मिलेगी, ध्यान से सुनना। लॉ कहता है मान लो 2 लाख का एसेट था, आपने उसको बेच दिया है 5 में, तो आपको कैपिटल गेन कितना हुआ, 3 लाख का। ठीक है, अब लॉ कहता है कि सेक्शन 11(1)(a) बहुत क्लियरली कहता है अगर आप चाहते हो कि ये 3 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाए, मतलब छूट मिल जाए, इस पर टैक्स ना लगे, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको ना एक न्यू एसेट परचेज करना पड़ेगा। आपको क्या खरीदना पड़ेगा? न्यू एसेट खरीदना पड़ेगा, और वो भी पुराने वाले की कॉस्ट से ज्यादा, यानी कि पुराने वाले की कॉस्ट से महंगा एसेट आपको खरीदना पड़ेगा। क्या मतलब? पुराने वाला कितने का था? 2 लाख का, तो आपको 2 लाख से ऊपर का कोई भी एसेट खरीदना पड़ेगा। मान लेते हैं 2 लाख का एसेट बेचा था, हमने 3 का खरीदा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 लाख। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है? 1 लाख तेरे को छूट मिल जाएगी। अच्छा, वैसे गेन तो कितना है? 3, छूट कितनी मिलेगी? 1 लाख। ओके सर, अगर मैं 4 का खरीद लूँ तो गवर्नमेंट कहती है 2 लाख की छूट ले ले, तो बाकी का 1 टैक्स हो जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं 5 का ले लूँ तो गवर्नमेंट कहती है 3 की छूट ले ले, पूरा का पूरा छुड़वा ले। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें नया एसेट पुराने से महंगा खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, जितना आप महंगा खरीदोगे उतनी छूट मिल जाएगी। लेकिन बच्चा कहता है अच्छा फिर तो मैं 7 का खरीदूंगा। अब 7 का अगर खरीदोगे तो बचा कितना? 5। तो मेरा क्वेश्चन है 5 यहाँ पर कैपिटल गेन एग्जाम तो हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी? अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी 11(1)(a) कितना बेनिफिट देगा, कोई बताएगा? लिख लो, लीस्ट ऑफ कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, इन दोनों का डिफरेंस और कैपिटल गेन दोनों में से जो लोअर होगा ना वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 11(1)(a). लॉक कर दे जी। सर बिल्कुल समझ आ गया, मजा आ गया सर, तीसरा चैप्टर चल रहा है और बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद ना हमने एक सेक्शन पढ़ा था 11(2). 11(2) मैंने क्यों पढ़ाया था उसका रीज़न बता देता हूँ क्या था। कई बार क्या होता है कि कई चैरिटेबल संस्थाएं कहती हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, आप एवरी टाइम क्या कर रहे हो, 15% की छूट देते हो और 85 खर्च करवा देते हो। अगर मान लो कल को हमारे को फंड चाहिए फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, मान लो एक चैरिटेबल संस्था कहती है कि मुझे हॉस्पिटल खरीदना था या हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खरीदनी थी, 100 करोड़ की ज़मीन है, तो आई वॉज जस्ट एक्यूमुलेटिंग द फंड्स। बट इस तरह से आप एक्यूमुलेट करने नहीं दोगे, क्योंकि आप तो हर साल क्या करा देते हो? अप्लाई करा देते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके फाइन, अगर कोई भी संस्था अगर चाहे तो वो सेट असाइड कर सकती है। अगर कोई भी संस्था चाहे तो वो अपने पैसे को क्या कर सकती है? सेट असाइड कर सकती है फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस, और अगर ऐसा हुआ तो भी हम उस अमाउंट को जो सेट असाइड किया जाएगा आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो 11(2) आपको एक राइट दे रहा है। बताओ राइट किस चीज का दे रहा है, जल्दी। राइट दे रहा है कि अगर आप चाहो तो अपनी इनकम को सेट असाइड करके एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, जो कि इन फ्यूचर आप यूज कर लेंगे। क्लियर है? लेकिन अब इसके लिए भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, ध्यान से सुनना। क्या पहली कंडीशन है कि आपको ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट के अंदर आपको पर्पस ऑफ सच एक्यूमुलेशन एंड पीरियड, कितने पीरियड के लिए आप एक्यूमुलेट करेंगे, बट वो पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स, नॉट मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है ना? 5 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं हो सकता वो। क्लियर है? पर्पस बताओ, पीरियड बताओ। दूसरा, आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो पैसा आप एक्यूमुलेट करोगे उनको आप उन सिक्योरिटीज में डिपॉजिट करोगे जो हम 11(5) में आपको बताएंगे। तो 11(5) में इन्होंने एक लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दी हुई है, एंड यू आर सपोज टू पुट योर मनी इन दैट सिक्योरिटीज ओनली विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 11(5). तो मैं फिर रिपीट करूंगा, पहला क्या है, आपको स्टेटमेंट फर्निश करनी है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, जिसमें आपको पीरियड और पर्पस दोनों बताने हैं। याद रखना, पीरियड इन एनी केस कैन नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। दूसरा, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा उन सिक्योरिटीज के अंदर विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 11। ठीक है सर,
अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए आपने ये कंडीशन पूरी कर दी और आपने अपने पैसे में से 50 लाख रुपया एक्यूमुलेट कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन है, जितनी भी तुम्हारी इनकम थी उसमें से जितना आपने एक्यूमुलेट करा, क्या वो माइनस हो जाएगा? बिल्कुल माइनस हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब लॉ कहता है कि भैया ध्यान से सुन ले मेरी बात, सेक्शन 11(3) कहता है कि जो तेरे को मैंने बेनिफिट दिया था 11(2) का, वो बेनिफिट विड्रॉ हो सकता है अगर 11(3) में कोई भी कंडीशन अप्लाई हो गई तो। पहली कंडीशन लिखेंगे, अगर तूने इसको अप्लाई कर दिया फॉर द पर्पसेस अदर देन जो तूने स्टेटमेंट में लिखा था। इसका मतलब अगर ऐसा करा तो क्या जिस ईयर में तू अप्लाई करेगा फॉर एनी अदर पर्पस, तो क्या ये माना जाएगा कि उस ईयर में तेरी ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? ठीक है। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि 5 साल सीज हो जाते हैं और अभी तक तूने वो पैसा अप्लाई ही नहीं करा, तो याद रखना 5 साल अगर सीज हो जाते हैं, 5 साल अगर, तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा ईयर हमें और मिल जाता है, लिख लो 5 ईयर या इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर तक अगर ये फंड यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, तो ये तेरी बन जाएगी इनकम। इनकम कौन सी ईयर में बनेगी? जिस 5 ईयर एक्सपायर और अगले साल 1 साल हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे मान लो 5 ईयर एक्सपायर हो रहे हैं 21-22 में, तो या तो तेरे को 21-22 तक खत्म करना था या फिर तुझे इसको अप्लाई करना था 22-23 तक। तो 22-23 तेरे को एक एक्स्ट्रा ईयर मिलेगा। अगर 22-23 तक भी तू अप्लाई नहीं कर पाया, तो क्या ये 22-23 में क्या तुम्हारी डीम्ड एज इनकम बन जाएगी? यस। फिर लिखेंगे सीजेस टू बी इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज विच आर गिवन अंडर सेक्शन 11(5), या फिर तूने डोनेशन दे दिया टू एनी अदर चैरिटेबल या रिलीजियस संस्था को, तो भी हम ये मान के चलेंगे कि ये नॉट अप्लाइड फॉर द पर्पस जो तूने बताया था, तो ये तेरी इनकम बना दी जाएगी उस ईयर में जिस ईयर में तू डोनेट करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब लॉ बहुत क्लियर है, इनमें से तेरी कोई भी हरकत क्या वो तेरी डीम्ड इनकम बन जाएगी। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। 11(2) में एक्यूमुलेशन का जो बेनिफिट मिला था वो वापस ले लिया जाएगा अगर 11(3) में इनमें से तूने कोई भी हरकत करी तो। क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्यूमुलेटेड फॉर दैट पर्पस मस्ट बी इन इंडिया, लेकिन अगर वो पर्पस आउटसाइड इंडिया पाया गया तो भी ये तुम्हारी डीम्ड इनकम बन जाएगी। ठीक है सर। सर इसके बाद ना हमने एक पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 11(4), अगर मैं ये कहूँ कि चैरिटेबल संस्था जो है वो साथ में कोई बिजनेस भी कर रही है, तो क्या इस बिजनेस की इनकम पे सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। तो आपको याद होगा आंसर इज यस। 2 शर्तें हैं, पहला बिजनेस इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दूसरा क्या बिजनेस से रिलेटेड जो किताबें हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। सिंपल। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उस पर भी सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिल सकता है। 2 बातें याद रखनी है, पहला दैट बिजनेस मस्ट बी इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा उसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए। फिर 11(5) हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई कैपिटल एसेट खरीदा है और उस पूरे पैसे को ऑलरेडी अप्लाइड मान लिया गया है और मेरा लेस हो चुका है, तो क्या उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। याद रखना, जिस कैपिटल एसेट को पूरा आपने अप्लाई मान चुके हो तो उस पर डेप्रिसिएशन देना क्या डुअल बेनिफिट हो जाएगा, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। क्या सबको क्लियर? अच्छा, ये 11(6) है, सॉरी 11(5) तो सिक्योरिटीज थी ना, राइट। और एक लास्ट पॉइंट 11(7) कहता है कि अगर कोई चैरिटेबल संस्था ऑलरेडी सेक्शन 11-12 में बेनिफिट ले रही है तो उसको किसी और सेक्शन में, सेक्शन 10 में, उसको किसी भी अन्य तरह की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब अगर आप 11(7) कहता है कि अगर आप 11-12 का बेनिफिट ले रहे थे तो आप सेक्शन 10 का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते एक्सेप्ट 10(1). याद रखो, एक्सेप्ट 10(1). 10(1) का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम का बेनिफिट आप ले सकते हो। क्लियर है? हालांकि इसमें 1023C भी होता है, बट आप 10(1) याद रखो बस, ठीक है? आपके पेपर में 10(1) ही आएगा। क्लियर है? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, इफ अ संस्था इज टेकिंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11-12, कैन इट क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10
नो, सेक्शन 10 में बड़ी सारी छूट होती हैं, वो इसको नहीं मिलती हैं क्योंकि ऑलरेडी क्या इसको 11-12 में बेनिफिट मिल चुका है। क्लियर है? यस सर। तो ये मैंने मोटा मोटी तौर पे बता दिया चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर हम किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब ना फाइनेंस एक्ट 2020 में ना अमेंडमेंट आई थी एक, और वो अमेंडमेंट क्या थी मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए जो रेलेवेंट है वो सुन लीजिए। पहले ना क्या होता था, 11-12 का बेनिफिट लेने के लिए एक चैरिटेबल और रिलीजियस संस्था को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था सेक्शन 12A में या फिर 12AA में। ठीक है जी, पहले ये लॉ था। लेकिन अब लॉ ने क्या कर दिया है, ये दोनों सेक्शन को हटा दिया है और अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि एवरी ट्रस्ट, चाहे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है चाहे वो न्यू रजिस्टर्ड होएगी, अब से रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना होगा, सेक्शन 12AB में लेना होगा। सर इसका मतलब समझ लो क्या है, जितनी ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी क्या उन्हें भी री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा सेक्शन 12AB के अंदर। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में एक अमेंडमेंट है। तो अगर पेपर में आ जाता है कि बताइए चैरिटेबल संस्था रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में लेगी, तो आपने क्या बोलना है, 12AB में लेगी एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। क्या सबको क्लियर है? यस सर। फिर इसमें ना हमने एक सेक्शन पढ़ा था 13। सेक्शन 13 में ना लिखा हुआ था कि 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ये पाया गया, अगर ये लिखेंगे जरा, इसमें पहला क्या है, लॉ कहता है कि अगर कोई भी चैरिटेबल संस्था, अगर कोई भी चैरिटेबल संस्था अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम चैरिटेबल पर्पस को इस्तेमाल करती पाई गई, लिख लीजिए, फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस which do not inure benefits to the public। मैं रिपीट करूंगा, लॉ कहता है कि सेक्शन 13 ने बहुत क्लियरली लिख दिया कि आपको सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर हमें पता चल गया कि आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल पर्पस को यूज कर लिया, किसके लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस। ठीक है, और जहां पर बेनिफिट टू द पब्लिक नहीं दिख रहा तो वहां पर हम आपको सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं देंगे। या फिर आपने इसको यूज कर लिया, लिख लीजिए, या फिर आपने इसको यूज कर लिया फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट। ठीक है जी, या फिर अगर आप इसको यूज करते पाए गए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ, लिख लीजिए, यूज किया गया फॉर बेनिफिट्स ऑफ, लिख लीजिए, इंटरेस्टेड पर्संस, वो इंटरेस्टेड पर्सन जो सेक्शन 13(3) में दिए गए हैं। अब 13(3) में कौन थे सर, मैं आपको बताता हूं, ऑथर, ट्रस्टीज, फाउंडर, उनके रिश्तेदार या एनी कंसर्न जिसमें इन लोगों का कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पाया गया, या कोई भी ऐसा डोनर जिसने 50,000 से ज़्यादा की डोनेशन दी है। अगर इन लोगों के लिए आपने अपने कोई भी एसेट या कोई भी इनकम पूरी या पार्ट यूज करते पाए गए तो हम आपको सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कितना हार्श कितना है ये। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि 100 करोड़ की इनकम थी, उसमें से सिर्फ 10 लाख भी आपने यूज कर लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पर्संस दो की लिस्टेड है सेक्शन 13(3) के अंदर, तो आपकी पूरी 100 करोड़ की एग्जम्पशन मारी जाएगी। तो आप पार्ट ऑफ द इनकम को भी इनके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, सुन लीजिए। अगर कोई चैरिटेबल संस्था अगर कोई चैरिटेबल संस्था फॉर एजुकेशनल पर्पस या फिर फॉर मेडिकल रिलीफ के लिए है, तो फिर अगर वहाँ पर इलाज करवाया जा रहा है या वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है किसी भी रिलेटिव ऑफ या किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को, तो फिर उस केस में पूरी इनकम से बेनिफिट नहीं छीना जाएगा। सिर्फ उतना पोर्शन
टैक्स कर दिया जाएगा या उतने पोर्शन पे 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना उस इंटरेस्टेड पर्सन पे खर्च हुआ। समझ नहीं आया? मुझे मालूम है, मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, देखो ध्यान से, सिर्फ 2 चीजों में एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। मान लो एक चैरिटेबल संस्था है जो कि रन कर रही थी एक हॉस्पिटल, ठीक है जी, इसकी इनकम है 100 लाख रुपीस। अब ये चाहती है कि मुझे इस 100 लाख पे सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिल जाए, तो लॉ कहता हम दे देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता पाया गया उस व्यक्ति का जो 13(3) में आ रहा है। अब 13(3) में कौन है? इंटरेस्टेड पर्सन, ऑथर का, प्रमोटर तो नहीं, फाउंडर का, ट्रस्टी का, उसके रिश्तेदारों का, किसी का भी ट्रीटमेंट होता पाया गया, या उस डोनर का जिसने इस संस्था को 50,000 से ज्यादा की डोनेशन दी है, तो लॉ कहता है ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, सुन लीजिए, ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे कि जितना आपने खर्चा किया होगा उस इंटरेस्टेड पर्सन पे, मान लो 2 लाख का खर्चा हुआ है, तो ये 2 लाख पे सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या रेस्ट 98 लाख पे बेनिफिट मिल जाएगा? यस, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर ये एजुकेशनल है तो भी सेम। तो हॉस्पिटल और एजुकेशनल, इन 2 संस्थाओं पे पूरी इनकम सेक्शन 11-12 का बेनिफिट हट जाए ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा कोई और संस्था है, इन दोनों के अलावा कोई और संस्था है जो कि एजुकेशन और मेडिकल से अलग है, तो अगर वो कोई संस्था बेनिफिट देती पाई गई अपने किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को, चाहे 1 रुपए की भी, तो पूरा इनकम पे सेक्शन 11-12 का बेनिफिट हटा दिया जाएगा। क्या समझ आ रही है? 2 एक्सेप्शन कौन सी है? एजुकेशनल और मेडिकल, इन दोनों में पूरी इनकम सेक्शन 11-12 से नहीं हटेगी, सिर्फ उतना पोर्शन हटा दिया जाएगा जितना खर्च किया था उस व्यक्ति पे जो इंटरेस्टेड पर्सन था। इनके अलावा अगर कोई भी संस्था 1 रुपए का भी बेनिफिट किसको देती पाई गई? इंटरेस्टेड पर्सन्स को, तो याद रखना सारी इनकम सेक्शन 11-12 से बाहर हो जाएगी, पूरी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। एक आखिरी पॉइंट, सेक्शन 13 के अंदर ही हम ये बेनिफिट आपसे छीन लेंगे अगर आपने अपना पैसा सेक्शन 11(5) वाली सिक्योरिटीज में नहीं डाला तो। क्लियर है? ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। सेक्शन 13 ने 11-12 का बेनिफिट हटा दिया। पहला, अगर आप अगर आप प्राइवेट रिलीजियस पर्पस में यूज करेंगे, या फिर कास्ट या कम्युनिटी को प्रमोट करने में यूज करेंगे, या फिर अगर हमें पता चल गया कि आपने इंटरेस्टेड पर्सन्स के लिए कोई भी पैसा इस्तेमाल किया तो भी, और लास्टली मैंने कहा कि अगर हमें पता चला क्या कि इस पैसे को आपने उन जगह पे इन्वेस्ट नहीं करा जो कि लिस्टेड थी सेक्शन 11(5) के अंदर। क्लियर है? तो आपको 11-12 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? एंड दैट्स ऑल विद चैरिटेबल एंड रिलीजियस संस्था का हमारा क्लियर हो गया। एक इसके अंदर मैं आपको कराना चाहता हूं, एनोनिमस डोनेशन, सेक्शन 115 BBC लिख लीजिए, टैक्सेशन ऑफ एनोनिमस डोनेशन। अब एनोनिमस डोनेशंस क्या होती है मालूम है? बेनामी डोनेशंस, जहां पे हमें पता ही नहीं होता डोनर कौन है। जैसे आप कई बार जाते हो मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप कुछ ना कुछ डोनेशंस डालते रहते हो, तो ये नहीं पता होता कौन डाल के गया है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 10-10 लाख रुपए डाल देते हैं, बट पता ही नहीं होता कि कौन डाल गया। तो ऐसे डोनेशंस को क्या बोलते हैं? एनोनिमस डोनेशंस बोलते हैं। अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो, जितनी भी एनोनिमस डोनेशंस होती है ना, उनका टैक्स रेट है 30%। उनका टैक्स रेट कितना है? 30% टैक्स रेट है। ठीक है? लेकिन कब? लिख लीजिए, इन एक्सेस टू, हायर ऑफ, बिलो। लिखो 5% ऑफ टोटल डोनेशंस, और ₹1 लाख। बस आप लिख लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। ये एनोनिमस डोनेशन की टैक्सेशन एट द रेट 30% हो जाएगी, लेकिन सारी एनोनिमस डोनेशन 30% पे टैक्सेबल नहीं होती। 30% पे टैक्सेबल होती है वो एनोनिमस डोनेशन जो इन एक्सेस होती है हायर ऑफ दीज टू। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। लिखो,
लिखो, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड फॉलोइंग डोनेशंस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है जी, लिखो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 50 लाख, कॉर्पस डोनेशंस 20 लाख, यानी कि उसके पास 70 लाख आए हैं। ये 50 लाख है ना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इसमें इंक्लूडेड है 20 लाख एनोनिमस, यानी कि 20 लाख बेनामी डोनेशंस है इसके अंदर। ठीक है, अब पूछा गया कि इसकी टैक्सेबिलिटी निकालनी है, आप टैक्सेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, बड़े आराम से देखेंगे। मुझे बताओ टोटल डोनेशंस कितनी है? वॉलंटरी 50, कॉर्पस 20, टोटल कितनी है? 70। समझ लीजिए पहले आराम से, पेन बंद कर दीजिए। 70 क्लियर है? ठीक है। अब लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। लॉ कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं वो एनोनिमस डोनेशन जो टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 30%। जो 30% पे टैक्सेबल है ना, वो हटा देते हैं। अब बच्चा कहता है सर 30% पे कितनी टैक्सेबल होगी? सुनो, 30% पे कितनी टैक्सेबल होगी? एनोनिमस जितना रिसीव हुआ था 20 लाख माइनस हायर ऑफ ए एंड बी, हायर ऑफ लिखो ए और बी। ए में लिख दो 1 लाख, बी में लिख दो 5% ऑफ टोटल डोनेशंस। अब टोटल डोनेशन कितनी है? 70। तो 70 लाख का 5% कितना होता है? 3.5 लाख। 3.5 और 1 विच एवर इज हायर 3.5, तो 20 में से 3.5 हटा दो, तो 16.5 लाख का जो डोनेशन है ना, वो 30% पे टैक्स होगा, तो वो यहां से हटा दो। ठीक है सर। अब 70 में से 16.5 तो टैक्सेबल किस पे होएगी? 30% पे। तो कौन मुझे बताएगा रिमेनिंग कितना रह गया हमारा? सर 70 में से 16.5 हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 53.5 रह गया। क्या यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो अब आपने क्या करा, डोनेशंस के 2 टुकड़े कर दिए, 16.5 अलग कर दिया, 53.5 अलग कर दिया। अलग करना आ गया हमें? यस। अब ये 16.5 तो टैक्सेबल किस रेट पे होएगी? 30% पे। ठीक है। अब ये जो बाकी बची है ना, इसमें से कॉर्पस तो वैसे ही इनकम में इंक्लूड नहीं होती, तो वो हटा दो आप। कितना बचा? सर कॉर्पस हटा के बचा 33.5 बचा। अब 33.5 में से सेक्शन 11 में 15% तो वैसे ही लेस हो जाएगा। अब जो बच गया उसमें से जितना आपने अप्लाई कराना वो भी माइनस कर देना। रिमेनिंग पे क्या स्लैब रेट्स लग जाएंगे? रिमेनिंग पे क्या लग जाएंगे? स्लैब रेट्स। क्या पल्ले पड़ गया? इस पर फ्लैट 30, रिमेनिंग पे स्लैब रेट्स। मैं रिपीट करूंगा, एक बार दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले टोटल डोनेशन में से वो अमाउंट माइनस करेंगे जो टैक्सेबल होगी एट 30%। सर वो कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल, एनोनिमस डोनेशन माइनस हायर ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का जो हायर होगा वो एनोनिमस में से माइनस कर दो। 16.5 लाख आ गया, तो 16.5 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है। तो जो रिमेनिंग है वो नॉर्मल हो गई और 16.5 को हमने अलग कर दिया। ठीक है। और 53.5 में से आपको मालूम है 20 लाख तो कॉर्पस थी, वो वैसी हट जाएगी। 33.5 में से 15 वैसी हट जाएगा। जो बचेगा उसमें से जितना अप्लाई हो गया वो भी हट जाएगा। क्या बैलेंस पे स्लैब रेट लगा देना, खत्म। समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ। सो दिस इज एनोनिमस डोनेशन। कैसे, क्या बोलते हैं इसको? एनोनिमस डोनेशन। अब इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, लिख लीजिए, सेक्शन 115 बीबीसी नॉट एप्लीकेबल। एक जो होली ट्रस्ट जो कि होली फॉर रिलीजियस पर्पस है, दूसरा जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल है, इन पर 115 बीबीसी नहीं लगेगा। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट में तो ज़्यादातर पैसा आता ही एनोनिमस है, तो फिर तो उनका 30% पे टैक्सेशन हो जाएगा, तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई ट्रस्ट होली फॉर रिलीजियस पर्पस बनाई गई है तो उसके ऊपर हम
सेक्शन 115 बीबीसी अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब सेक्शन 115 बीबीसी यानी कि 30% पे एनोनिमस को टैक्स हम नहीं करेंगे। क्लियर है? और अगर कोई ट्रस्ट रिलीजियस एंड चैरिटेबल दोनों के लिए है तो भी नहीं लगेगा, तो भी नहीं लगेगा। लिख लीजिए, अदर देन डोनेशंस जो कि रिसीव्ड की गई थी स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस which are run by such trust। मैं इसका ना एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। लॉ ये चाहता है कि आप क्या करो, जो चैरिटेबल प्लस रिलीजियस दोनों हैं, जो चैरिटेबल भी है और रिलीजियस भी है, तो हम आपको एक बेनिफिट देते हैं। आप क्या करो, 2 बॉक्सेस बनाओ, एक में लिख दो फॉर द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी या मेडिकल, और यहां पे लिख देंगे अदर्स। अदर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बाकी जो है प्योर रिलीजियस ही है, तो दोनों में आएगा ना। तो इसमें 115 बीबीसी नहीं लगाएंगे हम, और इस पे हम 115 बीबीसी अप्लाई कर देंगे। समझ आ गया? दैट्स इट। तो अगर कोई चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों है तो फिर उसको अलग अलग गुल्लक बनानी पड़ेंगी। ठीक है जी? तो हम मान लेंगे कि ये वाला रिलीजियस हो गया और ये चैरिटेबल हो गया, राइट? और अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्या है, रिलीजियस है, फिर तो लगना ही नहीं है, फिर बात ही खत्म हो जाती है। क्या क्लियर हो गया? यस सर। तो सेक्शन 115 बीबीसी हमारा खत्म, सेक्शन 11-12 खत्म, और रजिस्ट्रेशन अब से चैरिटेबल संस्था की 12 AB में होती है, ये ध्यान रखना है। क्या सबको क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, तो 3 चैप्टर हमारे खत्म हो गए, चैरिटेबल, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, 4th चैप्टर लिखेंगे जरा, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए, ये चैप्टर ना पढ़ने से पहले हमें पहले तो ये पता होना बड़ा जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चरल इनकम, और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि उस इनकम की टैक्सेशन कैसे होती है। क्लियर है? तो हम इसको 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एंड सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर है? चलिए पहले मीनिंग पे बात करते हैं। इसका जो मीनिंग है ना, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 1A। सेक्शन 2 क्लॉज 1A ने हमें इसका मीनिंग समझाया, और उस मीनिंग में इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई हमको। यस, इसका जो मीन दिया गया था दैट वाज इंक्लूसिव डेफिनेशन की फॉर्म में, यानी कि उन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें एग्रीकल्चरल इनकम में आती हैं। क्लियर है? तो आइए जरा पहले एक बार डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम की टैक्सेशन को समझेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं जरा सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ जी, ध्यान से देखना सबने। यस प्लीज। तो एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? नंबर 1, एनी रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। मतलब अगर मान लीजिए मैं जमींदार हूं और मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, और मैं उसके ऊपर खुद कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर रहा, बदले में मैं उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसी को रेंट पे दे देता हूं, तो जो रेंट मुझे मिलेगा ना फ्रॉम दैट एग्रीकल्चरल लैंड, उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम ही बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो पहला इनकम क्या हो गया? रेंटल इनकम। पहला इनकम क्या हो गया? रेंटल इनकम। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आदमी खुद उस लैंड के ऊपर क्या कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा होगा। यस, या फिर उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आता है उसकी प्रोसेसिंग करके उसको बेचना। मैं रिपीट करूंगा, या तो लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना। अब एग्रीकल्चरल क्या होता है सर? कल्टीवेशन, सोइंग ऑफ सीड्स, ये सब चीजें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं। तो अगर कोई भी इनकम डिराइव की जा रही है थ्रू दैट लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड सेलिंग देम, सेलिंग सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
दैट इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर है? ठीक है सर। तीसरे नंबर पे आ जाता है, आपने कई बार सुना होगा, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी आपने सुना होगा कि अगर कोई भी इनकम ऑफ फार्म बिल्डिंग कौन सी होती है? जो या तो एग्रीकल्चर लैंड पे होती है या इन द विसिनिटी ऑफ दैट एग्रीकल्चर लैंड, नियर बाय एरियाज में जहां पर हम लोग औजार रखते हैं, ड्वेलिंग हाउस की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो ऐसी फार्म बिल्डिंग विच इज यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, उसकी जो एनुअल वैल्यू होती है ना, उसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट करते हैं, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है जिसको आप यूज कर रहे हो एज ड्वेलिंग हाउस, और एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं भी हो, उसके बिल्कुल आजू बाजू हो जिसको आप यूज करते हो एज ड्वेलिंग हाउस, तो उसकी एनुअल वैल्यू को भी हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, और उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करते हैं। क्लियर है? तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी। पहला, एनी रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड। दूसरा, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर या बाय प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड बाय सेलिंग सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्लियर है? तीसरा, अगर आपके पास कोई फार्म बिल्डिंग है विच इज यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, तो उसकी एनुअल वैल्यू भी एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाती है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब एक क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, आजकल जो नर्सरीज होती हैं, छोटी छोटी नर्सरीज बनी होती हैं, जहां पर ये लोग क्या करते हैं? बेसिक ऑपरेशंस नहीं करते, लाइक कल्टीवेशन, सोइंग ऑफ सीड्स, ये सब नहीं होता। बेसिक ऑपरेशंस नहीं होते, सिर्फ बड़े बड़े सीडलिंग्स लाए जाते हैं और उससे ये लोग क्या करते हैं? फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं। तो ये जो नर्सरी से जो इनकम आ रही है, क्या इसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे? आंसर इज यस। ये एक्सप्लेनेशन में कहा गया था, एक्सप्लेनेशन 3 to section 2(1)(a), any income from sapling या seedlings grown in the nursery shall deem to be agricultural income even though उसके अंदर कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं होगा तो भी। क्लियर है? ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जितना भी मैंने बताया एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब सवाल ये है कि वेदर दिस इनकम इज टैक्सेबल और दिस इनकम इज एग्जम्प्टेड इन इंडिया। ठीक है जी। तो अब लिखते हैं जरा टैक्स ट्रीटमेंट, ऊपर हेडिंग डालेंगे टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। तो अब एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट ध्यान से समझना सबने। देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि सेक्शन 10(1) में क्लियरली कहा गया है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल, या सीधा ही लिख लीजिए, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10(1). ये साफ लिख दिया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10(1). शर्त क्या है? दैट लैंड सिचुएटेड होनी चाहिए इन इंडिया। अगर हमारी लैंड इंडिया में सिचुएटेड है तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्टेड होगी। याद रखना, लैंड सिचुएटेड कहाँ पे होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एग्रीकल्चरल इनकम को इंडिया में टैक्स करते हैं या एग्जम्प्ट होती है, तो आपने सीधा क्या कहना है? इट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। खत्म हो गया? ठीक है सर। और क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है तो क्या ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब यहां पर लॉ ने एक ट्विस्ट लेकर आए। ट्विस्ट क्या लेकर आए? इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 10(1) है ना, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड, ये प्योरली एग्जम्पशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फ्लैट टैक्सेशन होती है, लाइक फर्म्स हो गया, कंपनीज हो गया, यानी कि जिनको स्लैब रेट्स नहीं मिलते। ठीक है जी। ठीक है सर। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को इनडायरेक्ट टैक्सिंग किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सिंग किया जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या नाम दिया हुआ है? पार्शियल इंटीग्रेशन इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई,
आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में एग्रीकल्चरल लैंड इनकम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सिंग होती है। इनडायरेक्ट क्या होती है? टैक्सिंग होती है। और वो क्यों होती है उसका रीज़न आपको एक जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्यों इनडायरेक्ट टैक्सिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए फॉर दीज पीपल जिनको स्लैब बेनिफिट्स मिलता था। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एग्रीकल्चरल इनकम है 2 करोड़ रुपए, तो याद रखना वो 10(1) में पूरी तरह से क्या होगी? एग्जम्प्टेड होगी। क्लियर है? ऐसी फर्म की कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, पार्टनरशिप फर्म की, तो वो भी पूरी तरह से क्या होगी? एग्जम्प्टेड होगी। क्या पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये है कि पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है और क्यों लगता है, तो लिखो जरा, लिखो according to partial integration agricultural income will be taxed indirectly in hands of individual HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इफ, कंडीशन लगा दीजिए कि कब टैक्स करेंगे इसको हम, इफ देयर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एक्सीड करेगी 5,000। अगर इनकी एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करती पाई गई कितने से? 5,000 से। आगे लिखेंगे प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करती पाई गई मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है जी, मैं रिपीट करूंगा, एग्रीकल्चरल इनकम इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके हाथ में इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगा। कब होगा? अगर इनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है और इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा पाई गई तो। ठीक है सर, ठीक है सर। रीज़न मैंने नहीं बताया, रीज़न अभी अपने आप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं सिचुएशंस दे रहा हूँ आपको, बताओ एक्स लिमिटेड ने 20 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी है, बताओ फटाफट से, एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी है 20 लाख रुपए, तो लॉ क्या कहेगा? एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, इसने भी 20 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी है, प्लस इसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 0 है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 0 है। तो याद रखना, अगर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन पर भी पार्शियल इंटीग्रेशन तभी लगता है जब इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए, वो भी मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन अगर है ही नहीं तो याद रखना ये भी सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। सर एक HUF है, इसकी एग्रीकल्चरल इनकम है 20 लाख। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 20 लाख। और एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना, इसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 2 लाख रुपए। बताओ क्या इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन आएगी? नहीं आएगी। याद रखना, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उस केस में भी क्या इस पे 10(1) का बेनिफिट लग जाएगा। क्लियर है? तो आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ, यहाँ लिखो एग्रीकल्चरल, यहाँ लिखो नॉन एग्रीकल्चरल, ठीक है, और यहाँ लिखो कंपनी HUF AOP BOI मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। ये मैं आपको बड़े सारे केसेस दे रहा हूँ ताकि पहले कॉन्सेप्ट हमारा एकदम से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना? देखो, कंपनी की एग्रीकल्चरल इनकम है 20 लाख और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 2 करोड़। बताओ सर 10(1) लगेगा, एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह से एग्जम्प्टेड। ठीक है, HUF की एग्रीकल्चरल इनकम 20 लाख है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं, तो सर याद रखना इसको भी 10(1) में छूट दे देंगे। ठीक है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ध्यान रखना। AOP BOI सर एग्रीकल्चरल इनकम है लेट्स से 2000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 20 लाख। तो याद रखना एग्रीकल्चरल इनकम जब तक 5000 से ज़्यादा नहीं होगी
तब तक पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स की एग्रीकल्चरल इनकम है 50 लाख और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो है 2,40,000। सर अगेन 10(1) में एग्जम्प्ट, क्या समझ आ गया? यस सर। अगर मिस्टर वाई की एग्रीकल्चरल इनकम है 2 लाख और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 5 लाख, तो सर पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना। तो समझ आ गया या नहीं? तो बहुत सारी सिचुएशन में तो 10(1) लग जाएगा, बट 10(1) तभी लगता है जब एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में नहीं है तो याद रखना 10(1) अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है सर। और इस वाले केस में हमें क्या अप्लाई करना है? पार्शियल इंटीग्रेशन। रीजन, क्योंकि इसकी एग्रीकल्चरल इनकम ज़्यादा थी किससे? 5,000 से, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज़्यादा थी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? 1, 2, 3, वो हमें समझ आ गया। ठीक है सर। अब मुझे आपको पढ़ाना है व्हाट अबाउट पार्शियल इंटीग्रेशन। व्हाट अबाउट पार्शियल इंटीग्रेशन? ठीक है जी, चलो सर। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है आइए देखते हैं। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन हमें कहता है, ध्यान से देखना सबने, ये पार्शियल इंटीग्रेशन कहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले आप ना एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को कर दो प्लस। ठीक है जी। स्टेप 1 में आप टैक्स कैलकुलेट कर दो, ये प्रिज्यूम करते हुए कि कुछ भी एग्जम्प्टेड नहीं है। एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों को प्लस करो और टैक्स कैलकुलेट कर दो। क्या समझ आ गया? नहीं समझ आया? स्टेप 2 में आपने क्या करना है? एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दोनों को प्लस करके आप टैक्स कैलकुलेट कर दो। ठीक है जी। ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। फिर आपने क्या करना है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दीजिए। स्टेप 1 माइनस क्या कर दो? स्टेप 2। ये जो निकल कर आएगा ना ये हो जाएगा फाइनल टैक्स जो आपका पेबल होगा। इसमें आप HEC जोड़ देना, यू विल गेट योर आंसर। चलिए, अब इसका लॉजिक समझने के लिए ना हमें क्वेश्चन करते हैं। थ्रू दैट क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल इंटीग्रेशन कब और कैसे लगाई जाती है। क्लियर है? लिखना शुरू करेंगे जरा। लिखिए, मिस्टर एक्स सपोज करो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है, ठीक है, इसकी एज है 59 ईयर्स और इसने ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 में एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी है लेट्स से 50,000 रुपये। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट कितनी करी है? 50,000 रुपये। ठीक है, और इसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो है लेट्स से 3 लाख रुपए। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 50,000। नॉन एग्रीकल्चरल कितनी है? 3 लाख। क्लियर है? ठीक है सर, ये हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर एक केस हम और ले लेंगे 50,000 और यहाँ पे ले लेंगे हम 490। ठीक है, अब मैं आपको बिना सॉल्व करे पहले ही बता रहा हूँ कि इस वाले में आप पार्शियल इंटीग्रेशन लगाओ या ना लगाओ टैक्स सेम आएगा, और इस वाले में पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने के बाद टैक्स चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलता है ये आपको पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आप अपना दिमाग खुद लगाइएगा। ठीक है, चलो सर ठीक है, 2 क्वेश्चन है ये, एक ये है एक ये है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है? एग्रीकल्चर 50,000 है, नॉन एग्रीकल्चर 3 लाख है। तो स्टेप नंबर 1 में कौन बताएगा क्या करना था? सर हमें ना टैक्स निकालना था इन दोनों को प्लस करके, तो टैक्स ऑन 3.5 लाख रुपए। अब बताओ 3.5 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा? 2.5 लाख तो वैसे ही छोड़ दोगे आप, और 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स निकालना है जो कि कितना आएगा? 5,000 रुपये। खत्म हो गया? यस सर। तो आपका टैक्स निकल कर आया ऑन 3.5 लाख 5,000। ठीक है सर। फिर आपने स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको टैक्स निकालना है ऑन एग्रीकल्चरल प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो एग्रीकल्चर कितनी है? 50,000 और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। तो आप 3 लाख पे निकाल देना। सर 3 लाख पे जब आप टैक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहला 2.5 छोड़ देना, रिमेनिंग 50,000 रुपये के ऊपर 5% के हिसाब से क्या 2,500 रुपये टैक्स लगेगा? यस सर। तो क्या हमारा फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ जाएगा? 2,500। ठीक है जी, मेरा यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब जब ये फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स निकल आया, इसके बाद रिबेट रिबूट जो देनी है वो आप देते रहना। पहले मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये पार्शियल इंटीग्रेशन ना होता, सपोज
देयर इज नो पार्शियल इंटीग्रेशन। तो मुझे बताओ क्या होता फिर? बच्चा कहता है सर फिर तो ये होता था कि एग्रीकल्चरल इनकम 10(1) में एग्जाम्प्ट हो जाता। बिल्कुल सही। तो क्या सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पे लगता? बिल्कुल सही। तो बताना जरा नॉन एग्रीकल्चर पे कितना लिखता? अगर पार्शियल इंटीग्रेशन ना होता तो हम क्या लिख देते? एग्रीकल्चरल इनकम 10(1) में एग्जम्प्टेड और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख के ऊपर पहले 2.5 पे हम छोड़ देते, बाकी के 50,000 रुपये के ऊपर हम कैलकुलेट कर देते 5%, तो 2,500 आ जाता। अरे ये तो सेम आ गया। यस तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पार्शियल इंटीग्रेशन लगाया या नहीं लगाया? क्या आंसर सेम था? यस। क्या अमाउंट ऑफ टैक्स सेम देना था? यस। तो मेरा क्वेश्चन है फिर पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 में समझते हैं, फिर मैं आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो इन दोनों को प्लस करो तो पहले टैक्स निकाल लो आप ऑन 5,40,000। अब यहां देखना पार्शियल इंटीग्रेशन से ज्यादा निकलेगा टैक्स। देखो कैसे, पहले दोनों को प्लस करो, 5,40 पे आप टैक्स निकाल दो। 5,40 पे कैसे टैक्स निकालेंगे सर? पहला 2.5, अगला 2.5, फिर 40, है ना सर? पहले 2.5 पे नील, अगले 2.5 पे 12,500, फिर 40,000 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से 8,000। तो सर तीनों को टोटल करके आ जाएगा 20,500। खत्म। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होता है? सर टैक्स निकाल देना ऑन 50,000 प्लस 2.5 लाख। ठीक है जी, तो 3 लाख पे आप निकाल देना, कितना आएगा? सर 2.5 तो वैसे ही छोड़ दोगे आप, 50 के ऊपर 5% लगा देना, 2,500 आ जाएगा। तो अब हमने स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है, तो जो हमारा टैक्स निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? 18,000। फिर उसके ऊपर HEC वगैरह जोड़ देना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमारा विदाउट सेस कितना आया ये बता दो बस। सर विदाउट सेस आया 18,000। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन ना लेकर आती और आप जो कह रहे हो वैसा कर लेती, तो एग्रीकल्चरल इनकम पे 10(1) में एग्जम्प्ट हो जाता, तो टैक्स 0 हो जाता। और नॉन एग्रीकल्चरल 490 पे जब गवर्नमेंट टैक्स निकालती तो कैसे निकालती देखना जरा? पहले 2.5 पे नील कर देती, बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर 2.40 पे क्या गवर्नमेंट 5% के हिसाब से निकालती? 12,000। तो सरकार को टैक्स सिर्फ कितना मिलता? 12,000। अभी कितना मिला? 18,000। क्या पार्शियल इंटीग्रेशन गवर्नमेंट ने करके अपना रेवेन्यू बढ़ाया है? यस सर। सर ये क्या, एक क्वेश्चन में पार्शियल करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे क्वेश्चन में पार्शियल करने पे आंसर ज्यादा आ रहा है, ये क्या चक्कर है सर? बताओ क्या चक्कर है ये? अब सुनो ध्यान से, हमेशा याद रखना पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब ये पहली बार बताऊंगा मैं आपको, शायद आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा, ध्यान से सुनना। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब होता है टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम एट अ हायर रेट and then giving rebate of agricultural income at a lower rate. सुन लो, taxing agricultural income at a higher rate and then giving rebate on agricultural income at a lower rate. क्या मतलब सर? देखो ध्यान से देखना, जैसे ही हमने इसमें इसको प्लस किया, आपको मालूम है 490 में 50 ऐड होते ही क्या हम 20% के स्लैब में एंट्री मार गए? यस सर, 20% के स्लैब में एंट्री मार गए। यस और नो? बिल्कुल। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चरल इनकम को क्या 20% पे टैक्स कर दिया? बिल्कुल कर दिया। जल्दी बोलो। हाँ सर। और स्टेप 2 में क्या गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम को 5% पर रिबेट दे दिया? हाँ सर। तो सोचो एग्रीकल्चरल इनकम कितना अमाउंट ऐसा था जो 20% पे टैक्स हुआ? सर 20% पे टैक्स हुआ 40,000, 5 से जितना ऊपर था, यानी कि 8,000 गवर्नमेंट ने पहले टैक्स ले लिया। ठीक है, उस 40,000 रुपए के ऊपर क्या गवर्नमेंट ने 5% के हिसाब से आपको रिबेट दे दिया? माइनस करके 40,000 का 5% 2,000 का रिबेट दे दिया। यस सर। तो क्या गवर्नमेंट ने 6,000 एक्स्ट्रा ले लिया? बिल्कुल सही। तो क्या यहां पर इसीलिए 6,000 एक्स्ट्रा टैक्स बना? अरे हाँ सर। सर फिर पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं बना? सोचो, पिछले वाले क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करने के बावजूद क्या हम 5% के स्लैब में थे? यस। तो टैक्स भी कितने पे हुआ? 5% के स्लैब में, और रिबेट भी कितने पे मिला? 5% के स्लैब पे। तो गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव
क्या एग्रीकल्चर इनकम को स्टेप 1 में टैक्स करना एट हायर स्लैब रेट्स एंड फिर उस पर रिबेट देना एट अ लोअर स्लैब रेट्स, और जो डिफरेंस गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मिलेगा क्या उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्सिंग की बात करते हैं। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? समझ आ गया हो तो लाइक ठोक देना, कमेंट मार देना कि यस सर बहुत मजा आया, पहली बार समझ आया कि पार्शियल इंटीग्रेशन होता क्या है। क्लियर है? चलो वेरी वेल डन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन हमें पूरा समझ आ गया है, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए रिवीजन क्लास है, मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, अब ऊपर हेडिंग डालेंगे, लास्ट टॉपिक है। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी करता है और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, मतलब कंपोजिट एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, रबड़, प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर कुछ पोर्शन एग्रीकल्चरल है और कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चरल है, और ऐसे में जो इनकम आ रही है ना वो कंपोजिट इनकम होती है, अगर आपको याद हो तो। अब सवाल ये है कि जब भी इस तरह से कोई कंपोजिट इनकम आएगी तो उस कंपोजिट इनकम में से कैसे पता चलेगा कि कितना एग्रीकल्चरल है और कितना नॉन एग्रीकल्चरल है। क्लियर है? तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ाई करी होगी रूल 7, रूल 7A, रूल 8। आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ा होगा ये। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आइए मैं आपको चेक करा देता हूं। हाँ जी, देखेंगे जरा सारे। बहुत सिंपल है यार, ये तो तुमने लर्न किया हुआ है, मुझे मालूम है। सब ने लर्न किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम, रूल 7 क्या कहता है? कहता है एन असेसी में हैव कंपोजिट इनकम, जो कि पार्शली एग्रीकल्चर हो और पार्शली क्या हो, नॉन एग्रीकल्चरल। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लो एक चिप्स कंपनी है, वो पहले पोटैटो प्रोड्यूस करती है और उसके बाद उस पोटैटो को यूज़ करके चिप्स बनाकर मार्केट में चिप्स बेचती है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ले लेते हैं। अब रूल 7 बताएगा कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को सेपरेट कैसे करना है। क्लियर है? देखो, मान लो आपने सपोज पहले क्या करा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी और आपने थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटी पोटैटो प्रोड्यूस करे। ठीक है जी, और इसके लिए मान लो आपका 1 लाख का खर्चा हुआ। ठीक है, फिर इस पोटैटो को आपने भेज दिया अपनी फैक्ट्री में जहां पर बनते थे चिप्स, और फाइनली चिप्स बेच गए 20 लाख रुपए के। अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए की लागत और 20 लाख रुपए का, और मान लो इसमें कन्वर्जन में भी हमारे 6 लाख के अदर एक्सपेंसेस भी थे फैक्ट्री के। तो अगर देखा जाए तो 20 लाख रुपए के चिप्स बिके, लाख रुपया हमारे को लगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाने में, 6 लाख रुपए हमारे को कन्वर्जन में लगे, तो टोटल इनकम तो 13 लाख रुपए आ गई। साफ दिख रहा है 20 लाख रुपए रेवेन्यू है, 7 लाख रुपए खर्चा, 13 लाख रुपए मेरा क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया, इनकम आ गई। लेकिन अब इस 13 लाख रुपए के इनकम में कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर और कुछ पोर्शन क्या है, नॉन एग्रीकल्चर। तो कैसे पता चलेगा व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज नॉन एग्रीकल्चर? तो रूल 7 ने बड़ा सरल तरीके से बताया, ध्यान से सुनो। क्या रूल 7 ने कहा, एक काम करो, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तैयार हुआ है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लो। मान लेते हैं कि इस पोटैटो की फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख। पोटैटो की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 5 लाख। उन्होंने कहा देखो अब बड़ा आसान है, वो कहता है काम करो, एग्रीकल्चरल इनकम निकालते समय ना फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख में से जो भी कल्टीवेशन खर्चे थे 1 लाख वो माइनस कर दो, तो 4 लाख रुपए ट्रीट कर ली जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। खत्म हो गया। यानी कि टोटल 13 में से 4 लाख क्या है, तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम है, बात खत्म हो गई। ठीक है सर, अब नॉन एग्रीकल्चरल कैसे बनेगी, ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा वैसे तो साफ समझ आ ही गया है, 13 में से 4 हटाओ तो 9 लाख बचता है, लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप P&L बना लेना, बताओ पोटैटो चिप्स कितने के बिके हैं। तो हमने कहा जी 20 लाख के। उन्होंने कहा ठीक है, 20 लाख के तो वो हो गए, और यहाँ पर जो आपने पोटैटो लिए थे ना फेयर मार्केट वैल्यू, वो यहाँ पे परचेजेस में दिखा दो। परचेजेस में क्या दिखा दो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पोटैटो, जो कि कितना था, 5 लाख, जो कि कितना था, 5 लाख। अदर एक्सपेंसेस कितने हुए, 6 लाख। तो 20 में से 11 हटा दो तो कितना बचा, 9 लाख। तो ये 9 लाख आपका पीजीबीपी में चला जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, पीजीबीपी में 9 और एग्रीकल्चर में 4, टोटल कितना हो गया, 13। तो क्या हमने ये बाइफर्केशन सीख लिया?
रूल 7 फिनिश। रूल 7 क्या कहता है समझ आ गया? जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस थे वो एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। फेयर मार्केट वैल्यू को परचेज मानते हुए क्या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। फिनिश। ठीक है सर, बात खत्म। चलो अब चलते हैं जरा रूल 7 के बाद बाकी सब चीज़ों के लिए इन्होंने हमें एक चार्ट दिया था, अगर आपको याद हो तो। देखो, अगर कोई आदमी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी करता पाया गया, चाहे ग्रो भी कर रहे हो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, तो उन्होंने इसमें हम एडहॉक बेसिस पे काम करेंगे। 40% बिजनेस इनकम होएगी और 60% जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम होएगी। खत्म। यानी कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको आप 40-60 की रेशियो में डिवाइड कर देना। अगर आप ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, लेटेक्स, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रहे हो? रबड़ यानी कि लेटेक्स की, तो उसमें 35% पीजीवीपी, 65% एग्रीकल्चरल। 40-60 था टी का, 35-65 किसका है? रबड़ का। ठीक है। और अगर आप ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी कर रहे हो तो इसमें दो बातें होती हैं। पहला, अगर तो ये रॉ है तो 25-75, लेकिन अगर इसके अंदर क्यूरिंग या कोई फ्रेगरेंस वगैरह भी डाल रहे हो, उसको फर्दर प्रोसेस की जा रही है, रोस्टिंग, क्यूरिंग, ग्राइंडिंग, तो फिर 40-60 हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो 25-75, अदरवाइज 40-60। क्लियर है? चलो टी का बताओ 40-60, लेटेक्स का बताओ, रबड़ का 35-65, कॉफ़ी रॉ है तो 25-75, और अगर उसके अंदर क्यूरिंग, ग्राइंडिंग सब कुछ हो रहा है तो 40-60। वेरी गुड। लीजिए, खत्म हो गया हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर ही खत्म हो गया। समझ आ गया या नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है और अगर पार्टनर को किसी तरह का कोई भी शेयर इन प्रॉफिट मिलता है, डू यू थिंक सो वो एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं यार, एग्रीकल्चरल इनकम के लिए क्या सेक्शन 2(1)(a) में आना पड़ेगा, और अगर आप 2(1)(a) में नहीं आने तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है सर, तो लीजिए हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेशन भी हो गया खत्म। लॉक कर दे इसको। यस सर। अच्छा कौन बताएगा एग्रीकल्चरल इनकम अगर फॉरेन कंट्री में हो लैंड तो टैक्सेबल होगी कौन से हेड में? IOS में। लेकिन अगर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया है तो क्या उस पर या तो 10(1) प्योर एग्जाम्पशन दे देना या फिर पार्शियल इंटीग्रेशन लगा देना, और पार्शियल इंटीग्रेशन सबके लिए नहीं लगती, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे लगती है। कंडीशन, एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी मोर देन 5,000, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर है? यस सर। और पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। लॉक करें? यस सर। चलिए अब चलते हैं लास्ट अंतिम आज के चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है। अब इसमें देखो पेनल्टीज तो बहुत सारी हैं, बट मैं आपको जो लर्न करने के लिए फिलहाल आज की क्लास में बोलूँगा वो आपने लर्न करनी है। ठीक है जी? ठीक है सर। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं मार्क करा रहा हूँ, आपने ये पढ़नी है, समझ लो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है। लिखो पहला 271(1)(b), 271(1)(b। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर लॉ में 142, 143(2) का कोई भी नोटिस अगर आ जाता है, अगर आपके पास इन सेक्शंस में क्या आ जाता है? नोटिस आ जाता है, और अगर आप इन नोटिस को कंप्लाई नहीं करेंगे तो पर नोटिस आपको 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। तो इसका मतलब पर नोटिस का कंप्लाई ना करना क्या 10,000 रुपीज़ मुझ पर पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271(1)(b). अगर ये लर्न नहीं भी होगा ना तो चलेगा, बस ये याद कर लेना कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो मेरे पास एक नोटिस आया था 143(2) का, तो अगर मैं उसको कंप्लाई ना करूँ तो मुझ पर क्या होगा? तो पेनल्टी लेविएबल हो जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है जी? चलो वेरी गुड। अब सबको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था PGVP के चैप्टर में किताबें मेंटेन करनी है। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, तो फ्लैट पेनल्टी है 25,000 की। फ्लैट पेनल्टी कितनी है? 25,000 की। सिंपल। ठीक है सर। 271(b), आपको याद होगा 44(ab) में कुछ लोगों को ऑडिट करवाना होता था। हाँ सर। अगर मान लीजिए कि आपने उस 44(ab) को कंप्लाई नहीं करा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट नहीं करवाया, तो पेनल्टी कितनी लगेगी याद करेंगे। 0.5% ऑफ टर्नओवर होता था, 0.5% ऑफ टर्नओवर या सेल। लेकिन कौन मुझे बताएगा क्या इसमें 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम पेनल्टी होती थी?
1.5 लाख रुपए क्या होती थी मैक्सिमम, यानी कि हम 0.5% ऑफ टर्नओवर निकालेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए, यानी कि इन एनी केस 1.5 लाख से ज़्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। ठीक है सर, मैंने कौन कौन सी बता दी सर? फेलियर फॉर द नोटिस 10,000 सर, बुक्स के लिए 25,000, ऑडिट के लिए 0.5% ऑफ द टर्नओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा पहले मैं सारी मेन आपको करा रहा हूं। देखो, फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A, मतलब कई बार क्या होता है कि किसी आदमी ने पैन कोट नहीं करा या पैन गलत कोट कर दिया, तो याद रखना 272B के अंदर हमें पेनल्टी लग जाती है 10,000 रुपए की। ठीक है जी। सेम एक पेनल्टी ये भी लिख लीजिएगा, जैसे आपने एक, जैसे होता है पैन होता है, ऐसे ही टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। जब हम लोग किसी का, देखो दो चीज़ें होती हैं, पहले सुन लो ध्यान से, ठीक है। एक होता है कि जब भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ना किसी से, तो वहाँ पर हमारे को एक नंबर मिल जाता है TCAN। अगर आपने TCAN को कंप्लाई नहीं करा तो भी आप पर पेनल्टी कितनी है? 10,000। अगर आपने पैन गलत कोड करा तो भी कितनी है? 10,000। अगर आपने बुक्स नहीं बनाई तो 25,000। अगर ऑडिट नहीं कराया तो, ऑडिट नहीं कराया तो, कम ऑन जल्दी बोलो, ऑडिट नहीं कराया तो सर, ऑडिट ना कराने पर 0.5% ऑफ द टर्नओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए। नोटिस को कंप्लाई नहीं करा तो 10,000 रुपए। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब एक दो पेनल्टीज ना मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा वो, ठीक है ना। लिखो एक पेनल्टी ना, वैसे जो मैं अब बता रहा हूँ ये पेपर में ओल्ड सिलेबस वालों को तो एग्जीक्यूटिव में बहुत बार आ चुकी है, न्यू में अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, नॉन फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट लिख लो, अंडर सेक्शन 92E। कुछ याद आ रहा है 92E क्या था? ये उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन एंटरप्राइजेस के लिए था जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करती हैं। तो अगर इनको जो रिपोर्ट फर्निश करनी होती है 92E में, अगर ये नहीं फर्निश करते तो इनके ऊपर लिख लीजिए 1 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी लगती है। 1 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी लिखती है। जल्दी जल्दी लिख लेंगे जरा, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि आपका कुछ छूटे ना, है ना। लिख लेना, सेक्शन 271BA के अंदर ये पेनल्टी लगती है 1 लाख रुपए की फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है। और एक पेनल्टी आप और लिखो जरा, लिखो पेनल्टी ऑन मिस रिपोर्टिंग। पेनल्टी ऑन मिस रिपोर्टिंग, हाँ जी, पेनल्टी रिलेटेड टू क्या है ये? मिस रिपोर्टिंग। लिखो जरा, अगर कोई भी पर्सन मिस रिपोर्टिंग के केस में पकड़ा गया तो उस पर पेनल्टी लगती है 200% ऑफ टैक्स पेबल। यानी कि जितना टैक्स बनता था ना मिस रिपोर्टिंग की वजह से, उसका 200% क्या लग जाएगा? आप पर लग जाएगा पेनल्टी, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में। लिखो पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग विच डू नॉट रिजल्ट मिस रिपोर्टिंग। मतलब अंडर रिपोर्टिंग हुई है बट वो मिस रिपोर्टिंग में फॉल ना करे तो उस केस में लगती है 50% ऑफ द टैक्स पेएबल। देखो दो चीजें होती हैं, याद रखना, अंडर रिपोर्टिंग विच रिजल्ट्स टू मिस रिपोर्टिंग तो 200%, और अंडर रिपोर्टिंग विच डू नॉट रिजल्ट्स टू मिस रिपोर्टिंग 50%। क्लियर है? अब एक्चुअली में ना आपके कोर्स में ना ये बहुत डिटेल में नहीं है, तो इसलिए आप इसको ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर अंडर रिपोर्टिंग तो होती है बट वो मिस रिपोर्टिंग नहीं होती। तो
तो जहां अंडर रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग नहीं है, वहां पे 50% ऑफ द टैक्स पेबल। लेकिन अगर कोई अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग का पार्ट बन जाती है तो 200% हो जाती है पेनल्टी। क्लियर है या नहीं? ठीक है सर, आप लिखना चाहो एक बार दोबारा लिख लीजिए। मैंने क्या बोला दोबारा बताओ। अगर मान लो इनकम की अंडर रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन इफ इट डू नॉट अमाउंट टू मिस रिपोर्टिंग, इफ इट डू नॉट अमाउंट टू मिस रिपोर्टिंग, तो इस पर पेनल्टी कितनी लगेगी? 50%। लेकिन अगर इफ अमाउंट टू मिस रिपोर्टिंग, तो फिर इस पर कितनी लग जाएगी? 200%। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अंडर रिपोर्टिंग डू नॉट अमाउंट टू मिस रिपोर्टिंग का भी आ चुका है, एंड अंडर रिपोर्टिंग विच अमाउंट्स टू मिस रिपोर्टिंग भी आ चुका है। क्लियर है? ठीक है सर, तो ये मैंने मेन पेनल्टीज बता दी हैं, बट फिर भी आपने एक बार ही अपना पेनल्टी का चैप्टर पढ़ना जरूर है। बाकी पेनल्टीज भी पढ़िएगा जरूर, बट मेरे को था कि एक बार 5th चैप्टर जो था वो मैं टच करना चाहता था। वैसे तो मैंने 4 कमिट करे थे, बट चलो 5 चैप्टर हो गए हमारे, बहुत बढ़िया हो गया। सो आज का क्लास वॉज वंडरफुल। इसके अंदर हम लोगों ने कवर अप कर लिया कौन कौन सा? पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, चैरिटेबल, एग्रीकल्चरल एंड पेनल्टीज ऑल्सो। क्लियर है? अब पेनल्टीज मेरे से 2-4 मैंने नहीं कराई होंगी, वो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? आई एम वेरी श्योर यू लव्ड इट। अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।